अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से ही हमारा साथ देंगे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे। उनसे पूछेंगे आज के हालात के मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोहतरम भाईजान, मैं यर्ज करता हूँ मैं गुज़िश्ता कई दिनों से 2-3 दिन से इंतहाई डिप्रेस हूँ कि ये जो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है इसको इतना बनाया गया है। उनका जो रियलिटी बयान है वो ये है, इसी तरह जो कि हम पहली जमात से पढ़ते आ रहे हैं कि कच्चा सांप सेब ना खाओ, माँ बाप का अदब करो, हमेशा सच बोलो। इस पैरामीटर के अलावा उनका कोई बयान नहीं। उन्होंने सिर्फ अच्छाई और नेकी की तलकीन की है कि भाई आर्मी चीफ को मुहब्बे वतन होना चाहिए। ये तो जब ये लेफ्टिनेंट बनते हैं उस वक्त इनका हलफ होता है कि मुहब्बे वतन होना तो ऑफ कोर्स एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो क्या इसमें कोई शक गुजरता है कोई मुहब्बे वतन नहीं है इनमें से कोई? अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है कि इमरान खान के मतलब जो इस वक्त मीडिया पे चीज़ें चल रही है, जो बात आपने कही कि हम बचपन से पढ़ते आए कि हमेशा सच बोलो। आपके ख्याल में हमारे पाकिस्तान में कितने फीसद लोग सच बोलते होंगे? सियासतदान है या आम पब्लिक है? नहीं, मेरी बात जो की है ना, कच्ची जमात होती थी, पक्की जमात होती थी, कायदा होता था हमारा, उसमें लिखा था कच्चा सेब ना खाओ, माँ बाप का अदब करो, हमेशा सच बोलो। मैं यही पूछ रहा हूँ कि सच बोलो पे अगर बात भी कर ले तो ना हमारे सियासतदान पूरा उतरते उस पे, ना हमारे ये जो पाक फौज के तर्जमान आके वहां पे अपना भाषण देते हैं वो पूरा उतरते। वो कहते जी पाक फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेती। अब अच्छा, ये कितना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि पता नहीं वो कौन सी कच्ची या पक्की जमात में इन्होंने पढ़ा हुआ है। दूसरी ये बात कि इस तरह इमरान के अब नई खबर मैंने कल सुनी कि चीफ आर्मी स्टाफ शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका जाएगा। लो फिर कर लो गल। अच्छा, अब वहां अमेरिका ये दोनों जाएंगे? ये दोनों जाएंगे, ये ना चोरों डाकों का टोला अमेरिका जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो मुझे परेशान कर रही है और पाकिस्तान की आवाम को भी, वो यही है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ जाता नजर नहीं आ रहा। अगर अल्लाह ताला ने ले जाना ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, मेरा मतलब ये बताओ, पेंशन पे जाता नजर नहीं आ रहा। सर आपको इशारतन कह सकता हूँ कि जब अल्लाह का हुक्म होता है ना तो सब कुछ हो जाता है। ये तो है, हमारा सारा कुछ ये अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। वो अल्फाज कहना चाहता। हाँ नहीं, मैं समझ गया, एक पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो ये तो हमारा ईमान है। पत्ता भी नहीं हिलता जब अल्लाह का हुक्म होता है, कुन फयकून होता है, तो हर चीज जो है ना, इन्नल्लाह वला कुल्ल शैइन कदीर। और इस वक्त तमाम मुहब्बे वतन जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो वक्ता हैरत में डूबे हुए हैं, इंतहाई परेशान है। वो अपने लीडर इमरान खान पर कट मरने के लिए तैयार है। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, हर मुल्क के जो बशिंदे उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे ऊपर कोई भी सरबराह आए वो मुहिब वतन हो, वो ताकतवर हो, वो ऐसे फैसले, उसमें इतनी कुव्वत, वो फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए कि वो मजबूत से मजबूत फैसला करने से भी न डरे ना। सर अगर इस पर कोई रिबट्टल है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इस पर कोई रिबट्टल आ रहा है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जितना तूफान लेके आए इतनी बड़ी बात नहीं है ये? कुछ भी नहीं सर, मैं कहता इमरान खान सांस ले रहा है, इमरान अब खाना खा रहा है, अब वो नाश्ता कर रहा है, ये भी जुर्म उसने कर दिया। और इमरान खान, मैं तो कहता क्या कुछ मिलता ही नहीं इनको। वो इतना नीट क्लीन, इतना अल्लाह का नेक बंदा है। अय्या का नाम बोलो वो अय्या का नस्ताइन कहता है, अल्लाह हक कहता है, और सादगी ईमान की निशानी शलवार कमीज पहनता है, मेरे पाकिस्तानियों कहता है। ये उसके चार्जेस हैं। लेकिन इमरान खान अगर ये अल्फाज ना कहता तो फिर भी गुजारा हो जाना था, या ये जरूरी थे अल्फाज कहने? सर मैं वो अल्फाज सिरे से है जो उसने नेकी के अल्फाज कहे हैं।
मगर नेकी उसने कोई अच्छा इसमें कोई खुदा ना खास ऐसी बात तो है ही नहीं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये अपनी पीक पर जा चुके। मैं अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दे मैं माजी में जाऊं जी कि जनाब वाला कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के साथ एक कत्ल का केस झूठा बना के नाहक उसको शहीद कर दिया गया था। ये मतलब अब उसका पहलू सबसे जो जुल्फकार भुट्टो केस का सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये जी है कि एक सिविल कोर्ट के जरिए भुट्टो को जुडिशियल मर्डर कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल उसका इब्तदाई तौर पर हाई कोर्ट में कराया गया। जिया ने पहले मैनेज किया हुआ था, तमाम जजेस को हर चीज को मैनेज किया हुआ था। और उस वक्त के जज अब अल्लाह की अदालत में जा चुके, जुल्फकार भुट्टो भी अल्लाह की अदालत में जा चुका, अब अपना हिसाब दे रहे होंगे। अच्छा, ये हम लोग ये सोचते नहीं है कि कोई बंदा मर जाता है तो दूसरा जो है 10-20 साल बाद वो भी चला जाता है, मगर हम समझते कि जो मर गया उसने ही मरना था, हमने पता नहीं क़यामत तक जिंदा रहना। ये सोच ले कि हम जुल्म करते रहते हैं लोगों को। मेरे मुर्शिद खरी शरीफ वाले मियां मुहम्मद सरकार फरमाते हैं, दुश्मन मरे पे खुशी न करिए और सजना भी मर जाना, दीगर ते हुन होया मोहम्मद ओढ़क नो डूब जाना। अच्छा सर, ये आप बताइए कि इमरान खान के खिलाफ क्या करेंगे? ये तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे आगे। सर मैं यही समझना हूँ इमरान खान के खिलाफ ये करेंगे। एक ये इस तरह इनका ये जिस तरह नशे नहीं होते, देहाती इलाके में रेलवे की लाइन गुजर रही होती है, दो नशेई पड़े हुए थे रेलवे लाइन के पास, दुदल मिट्टी में टांगों में टांगे डालकर नशा कर रहे थे। तो उधर से रेल कार आ गई, तो कहता है ये एक नशेई दूसरे नशेई को कहता है ये रेल कार जो है ना मैंने छोड़ी है, मैंने चाइना को और भी ठेका दिया हुआ है। और दूसरा कहता है तेरी ऐसी तैसी, मैं चाइना से क्या तेरा ठेका कैसे करवा दूंगा। ये इस तरह की बातें हैं। क्या इमरान के खिलाफ कर सकते, क्या उसके खिलाफ चार्जेस है? वो मुहब्बे वतन नहीं है वो। मतलब मैं कहता हूँ इमरान खान अल्लाह का भेजा हुआ बंदा, अल्लाह का नहीं तो सारे ही बंदे अल्लाह के भेजे हुए, ये दुनिया में जितने भी आते हैं अल्लाह ताला ही भेजता, सारे मखलूक ही अल्लाह ताला की ये दुनिया में। मगर ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए आप कहेंगे कि इमरान खान बहुत अच्छा जा रहा है, उस पर कोई ऐसे अच्छा तोशा खाना पे फिर इसके ऊपर इल्जाम है सब बकवास वो कहते हैं जनाब सारी दुनिया चोर नजर। मेरी बात सुने सारे, इमरान खान को अपनी तैशात तर्क करके उसको इतने मौके मिले, वो उसने उसको तर्क कर दिया और पाकिस्तान और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपने आप को जोखों में डाल लिया, अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया। यानी इन जैसे जालिमों के आगे अपने आप को पेश कर लिया पाकिस्तान को सीधा करने के लिए। ये उसने बेहतरीन तज़किया नफ्स किया इमरान खान ने। ये तज़किया नफ्स का एक बेहतरीन अपना नमूना है। अच्छा सर, जिस दिन ये इमरान खान ने अल्फाज बोले थे तो आप भी थोड़े परेशान थे, आपका भी मुझे उस वक्त मैसेज या कॉल आई थी मेरे हाल। लेकिन बाद में सब लोगों ने जब ठंडे दिमाग से सोचा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो उसने कर दी है। कुछ भी नहीं सर, देखो जी इमरान खान वो 7-8 लग गया, इमरान खान जा रहा है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, उसका हॉर्न नहीं बज रहा, उसकी लाइट नहीं जल रही। व्हाट इज दिस? क्या फ्रिवलेस बातें हैं, तोशा खाना है भाई। उसको देखो इमरान खान ने जब ये शौकत खाना बनाया था, वो जरी मुजाहिद ने किस तरह लोगों ने पैसे दिए वो बनाने में कामयाब। अभी ये फंड रेजिंग में लोगों ने किस तरह रिस्पांस दिया, आप ये दुनिया जानती है, नो नीड टू टेल। और इनको जूतियां भी कोई नहीं मारता। अगर ये पाकिस्तानी अवाम से पैसे मांगेंगे तो ये थूकेंगे इन पर थूकेंगे अवाम। आज तो फजल रहमान भी कहता है कि मदद करो हमारी सारे। वाह जी, उसको तो मदद की बहुत जरूरत है, हलवा खाना होगा। लेकिन आज वो भी मंजर पे आ गया, उसको भी बड़ा दुख है ये सलाब। वो कहता हम इसके ऊपर बड़ा उसने भी कहा भी मैं भी तो एक बांग दे लो। जब मुर्गों की बांगे चल रही हो तो एक मुर्गा छोटा सा चूचा वो भी बांग देना शुरू कर देता है। अच्छा, ये मेरे तो लग रहा है कि ज्यादा भागदौड़ ही कर रहे हैं ना सर। अल्लाह के फजल से मैं आपको बताऊं,
قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ پاکستان دیکھو، یہ جو فلڈ آیا نا سر، یہ بھی ایک شیپ ہے. یہ اب جنگ جو ہے نا سرحدوں پر توپوں بندوقوں سے نہیں کی جاتی. اب جنگ کی یہ جو شیپ آ گئی، یہ نئی جدید شیپ ہے جنگ کی. فلڈ بھیج دینا، اندر اپنا انتشار پھیلا دینا، محب وطن لوگوں کو ڈسکریج کرنا. جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، اکثریت کو اقلیت کے ذریعے دبایا گیا تھا، اور اس کا کیا رزلٹ نکلا. چلے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اپنا خیال رکھے جناب. اوکے، تھینک ناظرین، بنگلہ دیش کی مثال ہم دیتے تو ہے مگر سیکھتے پھر بھی کچھ نہیں. قومیں تو وہ ہوتی جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آپ کی آواز، اگر آپ بھی پروگرام میں حصہ لینا چاہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر ہمیں کال کیجئے. اس طرح آپ اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح نائمرز ٹی وی انٹرنیشنل آپ کو سہولت دے رہا ہے، اور آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. بہت ہی پیارے دوست ہمارے، بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں ان کے، اور بڑے زبردست ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے پوچھیں گے کیا کہنا چاہیں گے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آج؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ سر، آپ سنائیں. جی دعا آپ کی. اچھا عمر بھائی، ایسے دونوں باتیں میں نے خان صاحب کے بارے میں کرنی ہے. دو ہی مین پوائنٹس ہیں آج جی. اور مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ خان صاحب کے بارے میں جو یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے جی، ممنوعہ فنڈنگ اور بیرونی فنڈنگ والا، ان لوگوں کو کوئی تھوڑی سی شرم حیا ہونی چاہیے. یہ جو اسپیشلی ساری قوم کو پتا ہے، 24-25 کروڑ قوم کو پتا ہے کہ یہ لایا کون خان صاحب کو. یہ جو اٹھانے والے یہ ایشو فورن فنڈنگ کا اٹھانے والے بھی وہی لوگ ہیں. یعنی ان کو شرم نہیں آتی. جب یہ خان صاحب کو ہیرو بنا رہے تھے اور ساری پارٹیوں کو ہیرو بنا رہے تھے، اور خان صاحب کو انہوں نے کنگ آف دی پاکستان بنا کے سر پہ بٹھایا، اور ان کو پوری مطلب اتنی پرائم منسٹر کے پاس پاور جتنی کہ ہوتی بھی نہیں اتنی دے دی. اور مطلب ہے کہ خان صاحب کو یہ لوگ ایسے یعنی لے کے پھرتے رہے ہر جگہ، اور مطلب یعنی جسے کہتے ہیں کنگ بنا کے پھرتے رہے. اس وقت ان کو ہوش نہیں آئی تھی کہ بیرونی فنڈنگ اور خارجی فنڈنگ ہو رہی ہے یا ممنوعہ فنڈنگ ہو رہی ہے. اس وقت یہ سارے قدم نہ پڑے. نمبر 2 یہ کہ خان صاحب کو بھی ایک تھوڑا سا سوچنا چاہیے. میں خان صاحب کی تقریر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ نیا آرمی چیف آ جائے گا، کوئی ایسا آ گیا، اگر غدار آ گیا جو کہ نواز شریف کے ساتھ مل جائے گا، یا پھر مطلب ہے کہ زرداری کے ساتھ مل جائے گا. اور ان کو ڈر ہے دونوں کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ اگر کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا، یعنی پی ٹی آئی کی سائڈ کا آ گیا، تو وہ ان سے احتساب لے گا. بات یہ کہ احتساب کرنا آرمی چیف کا کام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا بک، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ایک آرمی چیف کی جو ویلیو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری سے بھی نیچے ہوتی ہے. جیسے ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے نا، وزیر دفاع ہوتا ہے، وزیر دفاع کے اندر ایک ہوتا ہے ڈیفنس سیکٹری، اس وزیر کے اندر ڈیفنس سیکٹری ہوتا ہے. جو آرمی چیف کی جو ویلیو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری سے بھی نیچے ہوتی ہے. تو چھ طرح کے آرمی چیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو، ہماری قوم میں ایک بڑی عجیب عادت ہے، مطلب ایس ایچ او اور ڈی ایس پی ٹائپ کے افسروں کا، مطلب جو کہ آفیسر نہیں ہوتے، وہ صوبے دار کے برابر ہوتے ہیں، ان کو افسر ایس پی سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ ہر کسی کو نا ہماری قوم سر پہ بٹھا دیتی ہے. یعنی بندہ ٹکے کا نہیں ہوتا، اس کو سر پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ ان کی ایسی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب احتساب کرنا جو ہے وہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. احتساب کرنا احتساب عدالتوں کا کام ہے، یا سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، یا جو ان کے نیچے کورٹ میں عدالتیں ہیں ان کا کام ہے. آرمی چیف کہاں سے احتساب کرے گا؟ مطلب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ہر کسی کو اتنی، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پھونک نہ دیں. تو مطلب وہ سر پہ بٹھاتے ہیں، پھر اگلے پھر بن کے دکھاتے ہیں، پھر وہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے. فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے. فوج کا کام لوگوں کی جیبیں فرولنا نہیں ہے. فوج کا کام لوگوں کی احتساب کرنا نہیں ہے. تو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. اچھا سر، ایک سوال ہے یہاں پہ. آپ نے کہا کہ عدالتوں کا کام، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں اتنی پاور میں ہیں کہ لوگوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا احتساب کر سکے؟ سر اس چیز کا جواب بھی مجھے ایک بہت بڑے آپ کے قومی لیڈر نے دیا تھا. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ بھی یعنی ایک وزیر اعظم صاحب ہی تھے. ماضی میں میرے بھی کچھ کیسز تھے جن میں سپریم کورٹ تک گیا، اور نچلی عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک گیا، اور پھر میں نے مایوسی میں جب مطلب بیک آؤٹ کیا، پیچھے ہٹا عدالتوں سے، تو مجھے اس وقت بھی یہی جواب دیا گیا تھا جو میں اب آپ سے بات کرتے ہوئے دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا دیکھیں بھائی، کچھ ہو جائے، الٹیمیٹلی قانون کے مطابق یہ عدالتیں ہی ہیں. یہ آپ کو جیسی بھی لگتی ہیں، میں تو خیر کبھی مطلب عدالتوں کے خلاف نہیں بولا، لیکن ویسے فائدہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا، ان شخصیت نے کہا جو کہ اعلیٰ ترین شخصیت تھی پاکستان کی، انہوں نے کہا الٹیمیٹلی آپ کو جانا عدالت کے پاس ہی پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے سر کہ کسی بھی صورت عدالتیں آپ کو اچھی لگیں یا بری لگیں،
किसी भी सूरत आर्मी चीफ का काम नहीं है, जो खान साहब ने कहा है ना वो इनसे एहतसाब मांगेगा। भाई आर्मी चीफ कौन होता है एहतसाब मांगने वाला? ये आर्मी चीफ का हक रतों की हिफाजत करना है। लेकिन आर्मी सर चीफ का काम लोगों की जेब देखना नहीं है, ना एहतसाब करना है आर्मी चीफ का काम। ये लोग खुद चौधरी बनाते हैं, ये लोग खुद सियासतदान। अरे सर ये बात आप बताइए, ये जी ये बात बताएं। बना देते हैं, चौधरी बना देते हैं सर करके, उसके बाद फिर कहते हैं जी हमें तंग करता है एसएचओ, तंग करता है डीएसपी। भाई डीएसपी और एसएचओ तो अफसर होते ही नहीं, अफसर तो एसपी से शुरू होता है। ये हर किसी को हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, बस ये है सर। अच्छा ये बताइए, अब आखिर पे एक सवाल आपसे बड़ा अहम करते हैं। आप क्या समझते हैं कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है कि अभी यही नहीं जा रहा? ये बड़ा अहम सवाल है सर। इंतहा जी बिल्कुल बिल्कुल अहम है जी, बल्कि ये कहें कि अहम तरीन है। लेकिन सर इस वक्त इंतहाई मशकूक सूरत हाल हुई हुई है। और मैं ये बता दूं कि मैंने शायद पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र किया था जनरल असद दुरानी का, जो एमआई के और आईएसआई के चीफ रहे हैं साहब का। उन्होंने जो कुछ सर अपनी किताब में लिखा था ना इससे चंद साल पहले, जिसकी वजह से उस बेचारे आदमी को यानी इन्होंने तस्लील की, उसको बुला बुला के जीएचक्यू में जलील करते हुए, वो उस बंदे ने जो कुछ अपनी किताब में साबका डीजी आईएसआई ने और साबका डीजी एमआई ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने लिखा था जनरल असद दुरानी साहब ने, वो चीजें सारी सामने नजर आती हुई और होती भी नजर आ रही हैं। बस सिर्फ एक उसमें पॉइंट रह गया है जो उन्होंने लिखा था कि इस बंदे को जिसने सारी कौम को तंग किया हुआ है, इसको इसके निचले कमांडर्स ही सैक करेंगे। वो चीज बस रह गई है, बाकी तो क़यामत पाकिस्तान में नजर आ रही है। सर ये बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी कोई नजर आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसे? सर नजर आने का जहां तक ताल्लुक है या करने का, मैं कहता हूं अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत करने की, मैं तो ये नहीं करा कि मैं खान साहब की प्रो पार्टी या मैं तो खान साहब को बड़ा हीरो मानता हूँ। वहां पे गलतियों का पुतला हर इंसान है, खान साहब भी गलतियों का पुतला होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं, खान साहब हमें अच्छे लगे, खान साहब हमें बुरे लगे, इस वक्त कौम खान साहब के पीछे खड़ी। उसकी वजह है वो कनाडा में नहीं एक पार्लियामेंटेरियन ने कह दिया कि भाई आपके जनरल बाजवा ने 2 हुकूमतों का तख्ता, यानी एक को खुद लेकर आए उसका तख्ता पलटा, फिर उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलटा। तो वो कहते वही बात आ गई ना जो मैं कहता हूँ कि सिविल सुप्रीमेसी अकॉर्डिंग टू द बुक सिविलियंस को चाहिए कि वो एहतसाब करें दूसरों का। ये जाए कि एक बंदा जिसका काम सरहदों की हिफाजत करना है वो बार बार हुकूमतें उल्टाए, मतलब ये बुक के और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ये बात। फौज का काम सरहदें संभाल, सरहदों की हिफाजत करना है। सर ये बताइए कि चले अपनी कौम को तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बता रहा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, अब जो कनाडा की पार्लियामेंट है उसको कौन समझाएगा? सर नहीं, क्यों कनाडा के जो पार्लियामेंटेरियन ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। उसने वो बात कही है जो ट्रूथ ऑन द मतलब है कि जो कि बिल्कुल यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने जो बात कही है वो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। 2 हुकूमतें उल्टाई हैं, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी, आपको बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन हुकूमतें उल्टाने का तरीका ये नहीं है। हुकूमत बनाई या निपटाई जो जाती है वो अवाम के वोट से जाती है, जो मेन पावर है वो अवाम है। सर आप मतलब है कि मुहाफिज जो है वो उल्टा वही लुटेरे बन जाए। अच्छा नहीं, ये थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि आप इतना सर पे बिठा लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, इसके पास इतनी पावर नहीं होती, वजीर दफा इसके मतहत होता है, वजीर दफा के मतहत होता है ये। तो एक तरफ कनाडा और जो छोटी सी तफसील कर दूं, वजीर दफा के अंडर यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर के अंडर जो सेक्रेटरी होता है ना, डिफेंस सेक्रेटरी जो 22वें ग्रेड का होता है, आर्मी चीफ उस सेक्रेटरी के अंडर आता है। तो ये सेक्रेटरी डिफेंस के वजीर दफा तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये डिफेंस के अंडर आता है। तो ये फिर किस तरह गवर्नमेंट उल्टा देता है? फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गवर्नमेंट कैसे खत्म कर देता है? मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि एक बंदा मतलब यानी देखें एक सीएसपी ऑफिसर हो पढ़ा लिखा और उसको आके कोई कान टुटा, एक जाहिल अनपढ़ कान टुटा आके उसको आके कुर्सी पे आके हमला कर दे, उसके दफ्तर में आके, मतलब उसके पास अब कान टुटे के पास तो बदमाशों की ताकत ही होती है ना। तो अगर आप किसी की मतलब बदमाशी की वजह से अपनी बदमाशी वो फौज वो असला जो कि वो वेपन्स और वो चीजें वो ताकत जो आपको फौज के टैक्सों से और आवाम के टैक्सों के पैसे से जो आपको वेपन्स मिले हुए हैं, आप उन बंदूकों की और तोपों की नोक पे आके आवाम को ही और अवामी लीडरों को ही यरगमाल बना लें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वो तो बदमाशी के तौर पे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर अच्छा सर, जो असला आपको पकड़ाया हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए जो आपको वेपन पकड़ाए गए अवाम के टैक्सों के पैसे, उस अवाम के टैक्सों के पैसे के असले से आप अगर अवामी लीडरों को आके गिरफ्तार करके तोबा की तरफ फांसियां चढ़ा दें और जूते मारे तो वो एक अलग बात है। ये देख लें शहबाज गिल बेचारे के साथ क्या कुछ किया इन्होंने।
मैं कहता हूँ वो जितना मर्जी बुरा होगा, लेकिन ये तरीका नहीं था जो किया, ये इंसाफ नहीं। लेकिन वो तो इसलिए तस्लील की गई कि और आवाज ना उठाए ना। मतलब और फिर स्पेशली उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, ये कोई इंसानियत है सर? अगर इन लोगों में से किसी के साथ जिनसी ज्यादती हो, इनके बेटों के साथ जिनसी ज्यादती हो, और मतलब मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो जनरल जफर मेहदी अस्करी का बेटा हसन अस्करी पिछले कितने सालों से साहिवाल की जेल में मारे खा रहे, मशक्कत कर रहे हैं। जर्नैल का बेटा, उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना कि नालायक जर्नैलों के हाथ में आप क्यों कमांडें देते हैं? नहीं तो ये तो एक कुदरती चीज है कि देखिए हर बंदे के पास अच्छा दिमाग तो नहीं होता। अगर किसी आपके साथ जो लड़के पढ़े होंगे स्कूल में, उनमें से कई डॉक्टर भी बने होंगे, कई मजदूर बन गए होंगे, ये तो नॉर्मल चीज है ना। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन जब आप देखें, ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि इल्म की बेस पे इंसान में फर्क है। वैसे कहा जाता है सब इंसान बराबर है, लेकिन कुरान पाक कभी मानता। कुरान पाक तो कहता है कि इल्म आयत है कुरान कि इल्म की बेस पे फर्क है हर इंसान में। यानी एक बंदा, कुरान की वाज़ेह आयत है कि एक बंदा जो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान की आयत है, बेशक वेरीफाई करने जिससे मुझे। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आखिर पे एक सवाल है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो अगला आ रहा है, वो मेरिट पे आएगा? मुख्तसर जवाब दे। मुझे जी, मैं मुख्तसर ही बोलने लगा हूं। अगर ये अगर और स्पेशली अगर आपका हुक्म आ गया मुख्तसर पे, तो मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहने जा रहा हूँ कि मुझे आगे कोई रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये हमारे एक दोस्त थे, ये भी बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, अपने तासरात का इज़हार कर रहे थे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर। प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इमरान खान के वो अल्फाज आज आपको सुनाएंगे जिसकी वजह से एक तूफ़ान आया हुआ पाकिस्तान में। मीडिया में आपके इल्म में है कि फ़ौज के तर्जुमान ने भी आके कहा, जनाब हमारे तो फैसले मेरिट पे होते और कोई चीज़ भी गलत फ़ौज में नहीं होती। और इसके अलावा भी कई लोग मैदान में आए हुए हैं, वो भी लोग मैदान में आए हुए हैं जो कल तक खुद इस तरह के बयानात देते थे। सुनते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या। जी जी। आर्मी चीफ आने वाला है, सुने जरा। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, सुने जरा, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। अच्छा, ये इमरान खान का वो बयान जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तूफान आया हुआ है, मैंने कहा आपको दोबारा एक दफ़ा सुनाते हैं। कोई ऐसी बात तो इमरान खान ने कही नहीं इसमें। मुझे समझ नहीं आई कि आप लोग खुद भी फैसला कर सकते हैं कि अगर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ये ले आए तो फिर इनको सहूलत होगी कि इनको को पूछेगा। मर्जी से मुराद आजकल के हालात में भी आप देख सकते हैं कि इनकी मर्जी का ही आर्मी चीफ लगा हुआ ना वहाँ पे। ये उनकी मर्जी से लगे हुए हैं ये, और वो इनकी मर्जी से लगे हुए हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे फैक्ट्री के मालिक ने दोनों को इख्तियारात दिए हुए थे, दो बंदे जो उसके पास काम करते थे कि अगर किसी ने कोई चीज़ लेके जानी हो तो ये पूछ लिया करे और आपसे पूछ के लेके जाए। और वहाँ पे अब दोनों के पास इख्तियारात थे, तो जब एक बंदे को कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो वो दूसरे से पूछ लेता था। ये बिल्कुल सही वाक़या है कि जनाब मुझे ये चीज़ें चाहिए तो सर मैं ले जाऊँ। उसने कहा ले जाएं जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ले गया। दूसरे दिन अब दूसरे को चाहिए थी, तो उसने जो कल जिसने उससे पूछा था, इख्तियारात क्योंकि बराबर के थे, तो
उसने कहा जनाब आप भी ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह चलता रहा जब तक वो बिजनेस ख़त्म ना हुआ। जिसको दोनों में से चीज़ें चाहिए जाते पूछ के जाते थे। अब उसमें चोरी भी नहीं थी क्योंकि इख्तियारात तो दोनों के पास थे। लेकिन जब मालिक का बेड़ा गर्क हो गया, वो सड़क पे आ गया, तो फिर उसे पता चला कि ये दोनों को इख्तियारात दे के मैंने गलती की है। ये सच्चा वाक़या आपको मैंने इसलिए सुनाया कि अब इख्तियारात इन दोनों के पास, जरदारी और नवाज शरीफ के पास, अपने मुकदमात ख़त्म करवा लो। उसको भी टाइम दिया, उसको भी दिया हुआ, हाँ जो मर्जी कानून पास करो, जो मर्जी करते रहो। और फिर अगर इमरान खान ने तवज्जो दिला दी कि कोई ताकतवर आर्मी चीफ आ गया, मकसद ये होता है, आपके इल्म में है। लोग कहते हैं ये अयूब के ज़माने में अयूब ने कहा था कि टैंकों के नीचे वो बम बांध के लेट जाओ और इंडिया के टैंक उड़ा दो। ये हर बंदे के दिमाग में बात तो नहीं आती ना, हर बंदा तो नहीं इस तरह सोचता ना। जान हर एक को प्यारी होती है, मगर एक बहादुर जो सिपा सलार होता है, ताकतवर होता है कि उसके ये फैसला करने के जो अल्लाह ताला ने कुव्वत दी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हर बंदे में ये ताकत नहीं होती। या क्यों नहीं फिर फैसला कर पाया, ये भी सवाल है। वो मस्त मलांगी चकीता ही वो सुनता रहा और आपने देखा कि आधा पाकिस्तान चला गया। मकसद आपको बताने का ये है कि जो हालात बने हुए हैं वो आज पाकिस्तान में फ़ौज को बयानात देने की ज़रूरत पड़ रही है, तर्जुमान फ़ौज, कि हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। चलो भी नहीं दखल तो आपको किसी ने पूछा दखल है। इसमें इमरान खान ने कौन सी ऐसी बात कर दी कि जिसकी वजह से आपको आके यहाँ पे सफाई पेश करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपको आपके तर्जुमान को, असल में ये फ़ौज का तो नाम ही चल रहा है, ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ौज का सरबराह है, मगर मसला ये कि अगर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ कोई बात की तो 7 लाख फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर दी। ये है असल कहानी। अब गलती एक करे तो सारे ही रगड़ेंगे, ये भी बुरी बात है। फ़ौज की कुर्बानियाँ आजकल भी फ़ौज, मैंने तो तारीफ़ करता हूँ हमेशा कि जिस तरह पाक फ़ौज लगी हुई है मदद करने के लिए सलाब में, और मेरा वहीं अमदाद भी वहीं पहुँच रही है जहाँ प्राइवेट लोग पहुँचा रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि अमदाद मिल रही हो। यहाँ हालात ये हैं सलाब के कि लोग सोए होते हैं तो उनकी बच्चियाँ गायब हो रही हैं। ये दर्दनाक वाक़यात आप मीडिया पे देखें, आपको समझ आ जाए। और ऊपर से सिंध के जो हमारे वज़ीर आला है शुरली साहब, वो फरमा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, इंटरनेशनल लोगों को पता चले, वो हमें अमदाद भेजे, हमें पैसे भेजे, हम ताकि वो दुबई लेके जाए और वहाँ पे महल ख़रीदे जाए, लंदन में ख़रीदे जाए, इधर उधर ख़रीदे जाए। इन पे इतमाद ही नहीं कर रहा। इनको वीडियो भी पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान में अजाब आया हुआ, किसको नहीं पता। अभी भी वीडियो बना के भेजने की ज़रूरत है। ये है हालात। नाज़रीन, आज अगर आप देखें तो कोई भी प्रोग्राम सच पे होता है। ये हमारे प्रोग्राम हम सच पे बात करते हैं। आज भी मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी आर्मी के बगैर जो चंद ऑफिसर हैं आर्मी के, उनके बगैर सियासत पाकिस्तान की चलती नहीं है, सियासत का बेड़ा गर्क है उनके बगैर। अच्छा, अब झूठ बोलें लोग, एक तरफ आप कहते हैं जी इस्लाम में झूठ नहीं बोलना, अगर लोग सच बोलते तो उनके ऊपर केस डाल देते। ये बड़ी अहम बात है। और इमरान खान ने मुहिब्बे वतन की बात की। कोई मुहिब्बे वतन ये चाहता है कि आपके ऊपर चोर और डाकू ले आए और बैठा दे, जिनको पूरी दुनिया में रसवाई का और पाकिस्तान में रसवाई का सामना करना पड़े? कोई मुहिब्बे वतन मुझे बताए। 22 करोड़ अवाम है, हाँ, जो बिरयानी की प्लेट पे लगे हुए हैं, जिनको मिल रहा है, हड्डी मिल रही है, उनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, जिनको मुल्क की अहमियत का पता है, जिसको पता है कि मुल्क कितनी कुर्बानियों से लिया। ये पुराने गाने 65 के लगा लगा के कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। अभी उस वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, फ़ौज के साथ अवाम भी खड़ी थी, सब ने कुर्बानी दी थी। तो जब भी देखते हैं ये गाने लगा देते हैं, जाग उठा है सारा वतन, वो भी जाग उठा तो फिर पाकिस्तान की हालत ठीक होनी चाहिए थी ना।
अगर आप दुश्मन के लिए इकट्ठे होके जंग लड़ सकते हैं 65 की, तो अपने मुल्क के हालात क्यों नहीं इकट्ठे होकर ठीक कर सकते? अपनी वैल्यू क्यों नहीं बना सकते? 22 करोड़ अवाम क्यों फिर फकीरों की तरह जिंदगी गुजारती है? क्या जरूरत पड़ रही है जी वीडियो बना बना के? पाकिस्तान में लोगों के पास कम पैसा है। मैंने कई दफा कहा कि थोड़ी दौलत है पाकिस्तानियों के पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईमानदारी, जो कि आपको मिलेगी नहीं। आज ही पता नहीं मुझे किसी ने भेजी वीडियो, वो गंदम है, उसमें मिट्टी ज्यादा और गंदम कम है, मेरे पास है वीडियो। दूसरी तरफ फैसलाबाद में आलूओं के ऊपर मिट्टी लगाई जा रही है उनका वजन बढ़ाने के लिए कि ये ताज़ा आलू है। कौम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसे, सारे ही वैसे, और जाग उठा है सारा वतन। वाह जी वाह, कैसी आपको मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या कहूँ अब इसमें। सारी दुनिया यूरोप और दूसरे ममालिक जाने के लिए तरस रही है पाकिस्तान से। जाग उठा है सारा वतन। बाहर तारकीन वतन पैसे भेजे, वतन चलाना है। जाग उठा है सारा वतन। यार कैसे जबरदस्त लोग हैं आप। इसलिए सबसे पहले अगर जाग उठे हैं तो अपने मुल्क को ठीक करें, लोगों की तरफ ना देखें। आके देखे यूरोप जो जाग उठा है, जहां हर बंदे को हर सूरत यहाँ पे मिल रही है। काम करे या ना करे, अच्छी रोटी खाता है, अच्छा खाना खाता है, आराम से सोता है, घर मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है। ना कोई बिजली का रोला, ना पानी का स्यापा, ना कोई सड़क की मुसीबत। ये गोरों ने सड़कें बनाई हुई है, कभी टूटती नहीं। आपकी सड़कें बनाई है, टूट गई, पुल टूट गया, बाद जो पता चला लकड़ी का पुल सी टूट गए, पैसे जड़े ने बिल जड़े बन गए और पुल जो वो बह गया। यहाँ जाएं ज़रा डेनमार्क से, स्वीडन की तरफ, जर्मनी से डेनमार्क, कोपनहेगन की तरफ, तो देखे ज़रा ब्रिज, वो तो नहीं कभी कुछ हुआ, समंदर नीचे से जा रहा है। बात है वही है ईमानदारी की, और ईमानदारी में हमारा नंबर जो है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अब वो तो आपको खुद ही पता है। सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाओ साढ़े नाल। अल्लाह हाफिज़।